हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वुमेन एम्पावरमेंट और इस वीडियो में हम इसके एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलेगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एनी वुमेन इज एंटाइटल्ड मैटरनिटी बेनिफिट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि जो फीमेल्स होती है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो फीमेल्स होती है उनको जो मैटरनिटी लीव होती है या मैटरनिटी बेनिफिट जो उनको मिलता है कितने टाइम पीरियड के लिए मिलता है। ठीक है, देखिए जो वुमेन्स होती है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि कोई वुमेन है कि वो किसी जगह पे काम कर रही है, चाहे वो स्कूल में काम कर रही है, चाहे वो बैंक में काम कर रही है, ठीक है, चाहे वो हॉस्पिटल में काम कर रही है या किसी और जगह पे काम कर रही है, लेकिन जो उसकी मैटरनिटी लीव होती है वो कितने टाइम पीरियड के लिए होती है। क्या वो 6 वीक्स के लिए होती है, 12 वीक्स के लिए, 18 वीक्स के लिए या फिर 24 वीक्स के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 12 वीक्स के लिए। और जो ये लीव होती है, मैटरनिटी लीव होती है, ये इसको एक्सटेंड होती है कितने वीक्स के लिए, अप टू 26 वीक्स। ओके, लेकिन जो हमारी ऑप्शन है इस ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 12 वीक्स। लेकिन अगर कभी कभार 12 वीक्स और यहाँ पे लिखे है 24 वीक्स, इसकी जगह पे 26 वीक्स आएगा, फिर वो आ जाएगा ऑप्शन इस तरह से बोथ ए एंड बी, सॉरी मतलब ए एंड डी आएगा। ठीक है, तो उस टाइम आपको इस पर टिक करना है क्योंकि जो मैटरनिटी पीरियड होता है ये एक्सटेंड होता है 26 वीक्स के लिए। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next question is question number 2. Question number 2 is what is the amount of medical bonus entitled to a woman which is also entitled to receive maternal benefit। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि जो मैटरनल बेनिफिट मिलता है एक वुमेन को, ठीक है, वो या हम कह सकते हैं कि जो मेडिकल बोनस मिलता है उससे कितना मिलता है। ठीक है, आपको पता है कि क्या वो 250 रुपये मिलते हैं, 500, 100 या फिर 1000। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मिलते हैं 250 रुपये, जिसे हम नेटल केयर भी कहते हैं। ठीक है, यानी नेटल केयर उसे कितने मिलते हैं, 250 रुपये। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करूँ, क्वेश्चन नंबर थ्री इज एग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी इज। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि जो एग्रीमेंट होता है किस वक्त गिविंग और टेकिंग डाउरी, तो वो क्या होता है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वाइड अंडर सेक्शन 5 ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। ठीक है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो एग्रीमेंट होता है फॉर द टाइम ऑफ गिविंग और टेकिंग डाउरी, तो वो क्या होता है, इट इज़ टोटली ऑफेंस एज वेल एज इट इज़ टोटली पनिशेबल। ठीक है, जिस भी बंदे को, जिस भी पर्सन को या जिस भी आदमी को सरकार पकड़ेगी या हम कह सकते हैं कि पुलिस पकड़ेगी इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो उसको 5 साल के लिए जेल में बंद किया जाएगा। ठीक है, नॉट लेस देन 5 ईयर्स, यानी टोटल उसको जो टाइम पीरियड दिया जाता है जेल में रहने का वो 5 साल के लिए है। ठीक है, और इसके अलावा उससे पेनल्टी भी देनी पड़ती है, वो है 15,000 रुपीज़ की। ओके, नॉट लेस देन 15,000। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इसके अलावा जो ये डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 है, इसको एनेक्ट किया था किसने, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने। ओके, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की ओर से इसको एनेक्ट किया गया था। इसके अलावा जो लोकसभा में इसको अर्जी दी गई थी, या हम कह सकते हैं कि लोकसभा में इसे पास किया गया था ऑन 7 मई 2015, और जो राज्यसभा है, राज्यसभा में इसको पास किया गया था 22 दिसंबर 2015 में। फाइनली इसको एनेक्ट किया था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने ऑन 31 दिसंबर 2015। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 a child below the age of 18 is defined as।
तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है 2015 का, इसके अकॉर्डिंग जो भी बच्चा है क्या बिलो द एज ऑफ 18, उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम इमैच्योर कहते हैं, क्या उसे हम यंग कहते हैं, जुवेनाइल या फिर एडोलसेंट? आप सबको पता होगा अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भी बच्चे बिलो द एज ऑफ 18 आते हैं उन्हें हम जुवेनाइल कहते हैं। जुवेनाइल का मतलब होता है नाबालिग। क्या कहता है? नाबालिग। ठीक है, आप सबको पता है कि जो भी बच्चा 18 प्लस हो जाता है उससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यानी जो इलेक्शन कार्ड होता है या इलेक्शन सर्टिफिकेट इशू होती है। आप सबको ये पता होगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे इस एज ग्रुप से नीचे होंगे या हम कह सकते हैं कि बिलो द एज ऑफ 18, उसे हम जुवेनाइल कहते हैं, जो कि नाबालिग हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, तो इसके अकॉर्डिंग जिस बच्चे की भी एज क्या बिलो द एज ऑफ 18 हो, ठीक है, तो उसे हम जुवेनाइल कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हेन डिड द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट केम इनटू फोर्स? तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है इसे कब अमल में लाया गया है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन नंबर सी, 5 जुलाई 1961। ठीक है, लेकिन जब आप गूगल कंसल्ट करोगे तो वहां पे लिखा है 1 जुलाई 1961। सो ये जो क्वेश्चन है आप खुद देखना कि अगर एग्जाम में 1 जुलाई लिखा था तो 1 जुलाई पे टिक करना, और अगर 5 जुलाई लिखा था तो 5 जुलाई पे टिक करना है। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू आवर ऑप्शंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पे बात करो। क्वेश्चन नंबर 6 इज पेनल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन डैश ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि जो पेनल्टी देते हैं हम लोग, ठीक है, फॉर द डिमांडिंग ऑफ डाउरी, ठीक है, जब भी हम डिमांड करते हैं डाउरी, चाहे हम डाउरी में कार मांगे, ठीक है, या फिर पैसे या कोई और, ठीक है, तो उस तरह जब भी इंसान उस चीज में फंस जाता है तो उसको पेनल्टी देनी पड़ती है। तो किस सेक्शन के अंडर, या हम कह सकते हैं कि किस एक्ट, यानी जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, किस डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंडर, किस सेक्शन के अंडर? ठीक है, तो ये आता है सेक्शन 4 ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे हम कहते हैं नरेगा, गिव्स ए गारंटी ऑफ, ठीक है, यानी गिव्स ए गारंटी एम्प्लॉयमेंट ऑफ। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि जो नरेगा स्कीम है, ठीक है, जिसे कहते थे एम नरेगा, जो ये स्कीम है ये एक एम्प्लॉयमेंट रूरल स्कीम है। क्या है? एम्प्लॉयमेंट रूरल स्कीम, जो कि रूरल एरिया से जो लोग बिलोंग करते हैं उन्हें प्रोवाइड की जाती है। और जो ये स्कीम है इसमें कितने दिनों की एम्प्लॉयमेंट एक पर्सन को दी जाती है या एक फीमेल को दी जाती है? तो इसमें एक पर्सन को 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, यानी गारंटी एम्प्लॉयमेंट ऑफ 100 डेज दी जाती है। ठीक है, तो इसके बावजूद जो ये रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, जिसे हम नरेगा भी कहते हैं, इसको एनेक्ट किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था। और इससे पहले हम कह सकते हैं कि सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था किसने? इसको इंट्रोड्यूस किया था किसने? रघुवंश प्रसाद सिंह, जो कि मिनिस्टर थे किसके? रूरल डेवलपमेंट के। ठीक है, जो रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर जो थे रघुवंश प्रसाद सिंह, उन्होंने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद लॉन्च किया था किसने? लॉन्चड बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह। ओके, इसको लॉन्च किया था किसने? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, जो कि उस टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। तो इसको एनेक्ट किया गया था इन द ईयर ऑफ 2005। ओके, 23 अगस्त 2005 में इसको एनेक्ट किया गया था। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसके अलावा जो इसमें डेटा बनता है कि मतलब मेन रूल क्या रहता है इसमें, हम कह सकते हैं कि जो रोल रहता है इसमें कि कितने वुमेन इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करेंगे इन द ईयर ऑफ 2016 एंड 17, तो इसमें जो कंट्रीब्यूशन रहा है वुमेन का वो रहा है 53.53%। ओके, तो इन द ईयर ऑफ 17 एंड 18 तो इसमें रहा है 54.59%।
परसेंट। ओके, तो इसके अलावा बात करेंगे इन द ईयर ऑफ 18 टू 19, तो इस साल में इस जो वुमेन्स का कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें किसमें, नरेगा एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, तो वो रहा है 54.78%। तो इसके बाद जो कंट्रीब्यूशन रहा था 19 और 20 में, ठीक है, तो वो रहा था 53.07%। ओके, तो ये जो कंट्रीब्यूशन रहा है ये रहा है वुमेन्स का किसमें, इस स्कीम में, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हमें बात करूं, क्वेश्चन नंबर 8, डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स आर अपॉइंटेड बाय। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि जो डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स होते हैं इन्हें कौन अपॉइंट करता है। तो इन्हें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स होते हैं ये कौन होते हैं। जो डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स होते हैं ये होते हैं डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स। ओके, जो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स होते हैं इन्हें डिजिग्नेट किया जाता है एज द डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी इनको स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, इन्हें अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे लिखना था मुझे सेंटर, यहाँ पे मैंने फिर से स्टेट लिखा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी जो डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स होते हैं इन्हें अपॉइंट करता है स्टेट गवर्नमेंट अंडर द सेक्शन 8B ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। इस एक्ट के तहत जो सेक्शन 8B है, तो इस सेक्शन और इस एक्ट के तहत इनको अपॉइंट करती है कौन, स्टेट गवर्नमेंट। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन इज। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वुमेन, ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वुमेन फॉर बोथ मैन एंड वुमेन इज है। तो क्या ये है, ये क्या ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, क्या ये फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 39D की, ठीक है, आर्टिकल 39D ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, ठीक है। और जो आर्टिकल 39 है ये हमें 39D जो है आर्टिकल, ये हमें ये बताता है कि जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, अगर किसी जगह पे वुमेन एज वेल एज मैन, ठीक है, दोनों काम कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी और चीज़ का काम कर रहे हैं, चाहे वो ड्राइविंग का काम कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमेशा इनको इक्वल पे दिए जाएंगे, ठीक है। यानी ये काम भी वुमेन कर रही है, ये काम वो, चाहे कोई भी काम हो, फॉर एग्जाम्पल चाहे वो ड्राइविंग कर रहे हो, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो क्या, या इलेक्ट्रिशियन हो, तो हमेशा इनको इक्वल पे यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, चाहे वो वुमेन हो या फिर मैन हो। ओके, तो जो आर्टिकल 39D है ये हमें बताता है कि देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। ओके, आप सबको पता होना चाहिए कि जो आर्टिकल 30D है ये कहाँ पे लाई होता है, ये लाई होता है पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये होते हैं आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, और 51A आर्टिकल जो है वो बिलोंग करते हैं किससे, फंडामेंटल ड्यूटीज से। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, next question is, and the last question of the session is, which of the following programs aims at the promotion of saving among rural women। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में जो प्रोग्राम है इनका मकसद है एज द प्रमोशन ऑफ सेविंग अमंग रूरल वुमेन। क्या वो राष्ट्रीय महिला कोष है, महिला समृद्धि योजना, इंदिरा महिला योजना, या फिर जवाहर रोजगार योजना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, महिला समृद्धि योजना। महिला समृद्धि योजना जो है इसे और हम कहते हैं माइक्रो फाइनेंस स्कीम फॉर वुमेन। ओके, क्या और हम इसे कहते हैं माइक्रो फाइनेंस स्कीम फॉर वुमेन। तो इसको एनेक्ट किया था किस साल, 2 अक्टूबर 1993 में। ओके, 1993 में किसकी ओर से, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट,
इसकी ओर से इसको एनेक्ट किया गया था। ये एक सेंट्रल बेस्ड स्कीम थी, ठीक है, क्या ही, सेंट्रल बेस्ड स्कीम। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हो तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।